हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21, लबों को लबों पे सजाओ, फर्स्ट किस। अब आगे। इत्ती के शांत होने के बाद आहार्या इत्ती को अपनी बाहों में उठाता है और फिर उसे लेकर मिरर के सामने चेयर पर बिठा देता है और ड्रेसिंग पर रखी कोम उठाकर जैसे ही इत्ती के बालों को सुझाने वाला होता है वैसे ही इत्ती उसे रोक कर कहती है, आप अभी इस काम में परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ, आराम से करना, मेरे एक एक बाल बहुत कीमती है। आहार्या उसको मिरर से घूरता है। इत्ती मासूम सी शक्ल बना लेती है। आहार्या धीरे धीरे उसके बालों की उलझनों को सुझाने लगता है। इत्ती मिरर में आहार्या को ही देखे जा रही थी। आहार्या उसके बालों को इतने ध्यान से सुलझा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग अटेंड कर रहा हो। आहार्या एक नजर मिरर में देखता है तो उसे कुछ धुंधली तस्वीर दिखती है, जैसे कोई औरत अपने लंबे बाल सुलझा रही हो और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा उसे खुशी से देख रहा हो। वो अपना सर झटकता है। इत्ती के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहार्या इत्ती के बालों को अच्छे से सुझाने के बाद इत्ती की तरफ देखता है तो वो मिरर में कंटिन्यू उसे ही देखे जा रही थी। आहार्या उसके सर पर किस करता है तो इत्ती की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। आहार्या बेड के पास जाता है तो इत्ती उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। आहार्या उसी पैकेज से एक बॉक्स निकलता है और इत्ती के पास आकर उस बॉक्स को खोलता है। उसमें से एक बहुत शाइन करने वाली रोशनी निकलती है। फिर आहार्या उस बॉक्स से एक खूबसूरत सा सिंपल बट एलिगेंट नेकलेस निकलता है जो व्हाइट पिंक और लाइट पर्पल डायमंड कॉम्बो में था और बहुत ही प्यारा था। उसके सारे डायमंड्स शाइन कर रहे थे। उस नेकलेस को देखकर इत्ती कहती है, वाओ दिस इज सो प्रिटी। आहार्या उसके गले में वो नेकलेस पहना कर उसके गले को चूमते हुए कहता है, नाउ इट लुक्स मोर प्रिटी। इत्ती उस नेकलेस को छूते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है, आपने सब पहले ही प्लान करा था क्या। आहार्या उसके कानों में स्टड्स पहनाते हुए, मम मेरी चेरी के लिए सब स्पेशल होना चाहिए। इत्ती खड़ी होकर फिर अपने पंजों के बल उचक कर आहार्या को टाइटल हक करके कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। आहार्या सुकून से उसे अपनी बाहों में भरकर मन में कहता है, हाँ मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। फिर इत्ती को ठीक से खड़ा कर अपने पंजों पर बैठकर इत्ती को सैंडल्स पहनाता है। वो सैंडल्स हील्स की नहीं थी क्योंकि आहार्या को पता था इत्ती हील्स नहीं पहन पाती, बट वो बहुत प्रिटी थी, लाइक अ सिंड्रेला। फिर खड़ा होकर इत्ती का हाथ पकड़कर जैसे ही रूम से बाहर जाने वाला होता है इत्ती उसे रोककर, अरे एक मिनट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल गई, और वापस से आहार्या को मिरर के सामने लाकर कहती है, अपना फोन दीजिए। आहार्या उसको देखते हुए कंफ्यूजन में कहता है, फोन, बट क्यों। इत्ती उसकी पैंट की पॉकेट से फोन निकाल कर, ओफो अभी पता चल जाएगा। फिर आहार्य के फोन का कैमरा ऑन कर दोनों की साथ में मिरर सेल्फी लेने लगती है। फिर मुंह बनाकर, आप तो मुझसे कुछ ज्यादा ही लंबे हो। उसकी बात आहार्य उसकी कमर में हाथ डालकर उसको ऊपर उठा देता है। उसके अचानक उठाने से इत्ती हड़बड़ा कर आहार्य की तरफ देखती है और इस वक्त दोनों का चेहरा इतना नजदीक था कि दोनों की नाक आपस में टच कर रही थी और एक्सीडेंटल इत्ती से क्लिक बटन पर प्रेस हो जाता है। क्लिक की आवाज से इत्ती फोन की तरफ देखती है तो दोनों की फोटो बहुत खूबसूरत आई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और आहार्य ने इत्ती को होल्ड कर रखा था। फोटो देखकर इत्ती खुशी से, वाह कितनी प्यारी पिक है ना, देखिए। आहार्य एक नजर पिक के देखकर हम कहता है और फिर इत्ती का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए, नाउ लेट्स गो। 1 घंटे बाद। अब तक रात हो चुकी थी। आहार्य की कार एक सुनसान किसी रेगिस्तानी वाली जगह पर आकर रुकती है। आहार्य कार से बाहर निकल इत्ती के साइड का डोर ओपन करता है और उसको ध्यान से कार से बाहर निकालता है। इत्ती आसपास देखते हुए मुंह बना कर, तो आप मुझे इतना सजा धजा कर यह रेगिस्तान की सैर कराने लाए हैं, ये तो मैं आपकी शर्ट में भी कर लेती। आहार्य अपनी पॉकेट में ब्लाइंड बोर्ड निकालते हुए, डोंट बी सो डेस्परेट, और उसकी आंखों पर बांध देता है। इत्ती ब्लाइंड फोल्ड पर हाथ रखा अंधेरा हो गया। आहार्य उसको गोद में उठाकर, शुश बहुत सवाल करती हो तुम।
इत्ती गिरने के डर से उसकी गले में अपनी बाहें डाल देती है, लेकिन अभी भी वो कुछ न कुछ सवाल किए जा रही थी। आहार्य उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और थोड़ी दूर पर आकर इत्ती को गोद से नीचे उतारता है। इत्ती गुस्से से कहती है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, बोलिए न, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। आहार्य उसको पीछे से हग कर लेता है और उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाता है। वहां चारों तरफ फेरी लाइट्स की डेकोरेशन थी, जिससे इत्ती को अपनी आंखें अचानक इतनी रोशनी में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फिर जब उसकी आंखें नॉर्मल होती है तो वो अपने चारों तरफ देखकर अपनी चमकती आंखों से कहती है, वाह, ये तो बहुत 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 ज्यादा प्यारा है। उस पूरे रेगिस्तान में सूखे पेड़ों पर फेरी लाइट्स की डेकोरेशन थी। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और वहां के सूखे पेड़ों पर लगी जगमगाती लाइट्स और एक टेबल और एक चेयर थी जिस पर कैंडल्स जल रही थी। इत्ती आहार्य की बाहों में खड़ी होकर अपने चारों तरफ का वो खूबसूरत नज़ारा अपनी एक्साइटेड आंखों से देख रही थी। इत्ती आहार्य के हाथों पर जो उसकी कमर पर थे उस पर अपने हाथ रखकर कहती है, ये सब आपने मेरे किए किया। आहार्य उसके खुले कंधों पर अपनी चिन रख कर कहता है, हम्मम ऊपर देखो। इत्ती ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो एक साथ बहुत सारे वाइट कबूतर उड़कर आसमान में ऐसे उड़ते हैं और सब साथ मिलकर कुछ शब्द बनाते हैं। इत्ती उन शब्दों को पढ़ती है, वो शब्द थे, Will you marry me and always be mine forever? चेरी। उन शब्दों को पढ़कर इत्ती का दिल बेतरहशा धड़कने लगता है और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। और वो आहार्य की तरफ पलट कर कहती हैं, ये सब हमारी शादी तो पहले ही हमारे घर वालों ने तय कर दी, न फिर यह सब। आहार्य उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए कहता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी मर्जी मायने रखती है, सो टेल मी, विल यू बी मिसेस इट्टी आहार्य सिंह राजपूत। इत्ती खुशी से अपना सर 3 बार हिलाकर कहती है, यस आई विल। इत्ती के आंखों में खुशी की नमी और होठों पर एक न बयां करने वाली खुशी थी। इत्ती की हाँ सुनकर आहार्य इत्ती की कमर को पकड़कर झटके से खींचकर खुद में एकदम चिपका लेता है और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके होठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर उसके कानों को अपने लिबों के चूमते हुए कहता है, मैं आई। आहार्य की बात इत्ती समझ जाती है कि वो किस चीज के लिए पूछ रहा है और उसकी पलकें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी झुकी पलकों के साथ ही इकरार में सर हिलाती है। उसका जवाब सुनकर आहार्य के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वो इत्ती का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर करता है और झुककर फिर बारी बारी उसकी झुकी हुई पलकों को चूम लेता है। उसके लबों का एहसास पाकर इत्ती की आंखें शिद्दत से बंद हो जाती है। इत्ती को बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, यह फीलिंग उसको अच्छी भी लग रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और उसका दिल दिमाग बस आहार्य को सोच पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरें आहार्य से नहीं मिला पा रही थी और अपने हाथों को आहार्य के हाथों पर जो उसके चेहरे पर थे रख देती है। लेकिन उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि आहार्य ने उससे उसकी मर्जी पूछी, क्योंकि इस समाज में बहुत कम मर्द अपना हक लेने से पहले लड़की की इजाजत मांगते हैं और इत्ती भी उन कुछ खुशनसीब लड़कियों में से एक थी। उसकी पलकों को चूमने के बाद आहार्य ने अपनी शिद्दत से तड़पते होंठ धीरे धीरे इत्ती के मुलायम होंठों पर रख दिया। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम, मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में। वो बहुत प्यार से और जेटली उसके होंठों पर अपने होंठ फिरा रहा था, जैसे अपना एहसास इत्ती की रोम रोम में भर रहा हो और उसकी शिद्दत से इत्ती का रोम रोम पिघल रहा था। फिर आहार्य इत्ती के निचले होंठ को जेटली चूमने लगता है। वो इत्ती को इतनी प्यार और शिद्दत से चूम रहा था जैसे इत्ती कोई मोम की गुड़िया हो। उस किस में कोई हवस नहीं, बस उसकी बेइंतहा मोहब्बत थी जो शायद वो कभी इत्ती से शब्दों में बयां न कर पाए, लेकिन वो इस किस से अपनी मोहब्बत की तपिश इत्ती को महसूस कराना चाहता था। आहार्य कभी उसके निचले होंठ तो कभी ऊपरी होंठों को चूमता और बिना किस ब्रेक किए वो इत्ती को कमर से उठा लेता है और इत्ती भी अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल देती है। उसकी आंखें बंद थी जबकि आहार्य की आंखें उसके चेहरे को निहार रही थी। तेरे एहसासों में, भीगे लम्हातों में, मुझको डूबा तशनगी सी हैं, तेरी अदाओं से, दिलकश खताओं से।
इन लम्हों में जिंदगी सी है, हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ, खो भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, लबों को लबों पे। वो सारे सफेद कबूतर उनके चारों तरफ उड़ने लगते हैं, जैसे वो उन्हें उनकी आने वाली जिंदगी की ब्लेसिंग दे रहे हों। आहार्य ने इत्ती को कमर से उठा रखा था और लगातार उसे चूम जा रहा था। इनके ऊपर पड़ती चांद की रोशनी और उनके चारों तरफ उड़ते सफेद कबूतर, यह नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। आहार्य किस करते करते ही इत्ती को लेकर उसी रेत में गिर जाता और अभी तक उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी है। इत्ती उसके ऊपर थी और उसमें इतना खो चुकी थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। उस खाली रेगिस्तानी की रेतीली जमीन पर दोनों एक दूसरे के प्यार की महसूस कर रहे थे। काफी देर तक किस करने के बाद आहार्य इत्ती के होंठों से धीरे से दूर होता है। इतनी जल्दी से उसके सीने से लग जाती है। उसे इस वक्त आहार्य की फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी, वो बुरी तरह हाफ भी रही थी। आहार्य इत्ती की पीठ को सहलाता है। थोड़ी देर बाद जब इत्ती शांत होती है तो आहार्य इत्ती के बालों को सहलाकर उसे खड़ा करता है और उसे अपने नजदीक कर अपनी कशिश भरी आवाज में कहता है, लेट्स डांस। इत्ती मुंह बनाकर, बट मुझे वो कपल डांस वो नहीं आता, मैंने आज तक नहीं किया। आहार्य अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर उसके पैरों को अपने पैरों पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, फील मी। ये जो महक संदली सी है, सीने की धड़कन सुनाओ, दिल की पनाहों में, बिखरी सी आहों में, सोने की ख्वाहिश जगी सी है, चेहरे से चेहरा छुपाओ, देख लो खुद को तुम आंखों में, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में, लबों को लबों पे। इत्ती भी उसकी आंखों में देखकर खो जाती है और अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल लेती है। इस वक्त दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा वो एक दूसरे के एहसासों को फील कर रहे थे जो दोनों की रूह से रूह तक पहुंच रही थी। एपिसोड 22। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू किस। अब आगे कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में खोने के बाद आहार्य इत्ती को अपनी गोद में उठाकर वहां रखी टेबल के पास लेकर जाता है। वहां रखी सिर्फ एक ही चेयर को देखकर इत्ती आहार्य से कहती है, ये तो एक ही चेयर है, कहीं वो एक दूसरी चेयर लगाना भूल तो नहीं गए। फिर मुंह बनाकर कहती है, मैं नीचे नहीं बैठने वाली, समझे आप। आहार्य उसको एक पल घूरता है, फिर चेयर पर बैठकर उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देखकर इत्ती अपने सर पर मारकर, ओ ऐसा था क्या, मुझे लगा वो एक चेयर लगाना भूल गए थे। आहार्य प्लेट में खाना सर्व करता है और एक बाइट इत्ती के मुंह के पास करता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर इत्ती उसको बाइट लेकर उसमें से वेजीज को साइड कर आहार्य के मुंह की तरफ कर देती है। उसकी हरकत देख आहार्य अपने मन में कहता है, यह अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर वो वापस उसके हाथ को उसके मुंह की तरफ कर कहता है, खाओ इसे, यू नीड इट। इत्ती जिद करने वाली होती है, लेकिन इस बार आहार्य सख्त लहजे में कहता है, I said eat it without any tantrums. उसकी सख्त आवाज को सुनकर इत्ती थोड़ा डर जाती है, फिर वो उस बाइट को मुंह में ले लेती है, लेकिन बाइट को निगल ऐसे रही थी जैसे वो खाना नहीं जहर है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जो उसे ऐसे खाना पड़ा, वरना घर में अगर कोई उससे बोलता तो वो रो रो कर पूरा महल सर पर उठा लेती थी। इत्ती चबाते हुए धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, हिटलर। आहार्य उसको दूसरी बाइट खिलाते हुए कहता है, सुनाई दे रहा है मुझे। इत्ती मुंह फुलाकर कहती है, हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला है। आहार्य आगे उससे कुछ बोलता वो जल्दी से उस बाइट को आहार्य के मुंह में डालकर, अरे अरे आप भी खाओ, यू ऑल्सो नीड इट, अब इंसान तो आप भी हो ना। फिर दोनों एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। इधर महल में इत्ती ने प्रैक्टी को मैसेज कर दिया था सब संभालने के लिए, और फिर प्रैक्टी ने उससे ये प्रॉमिस लेकर कि को सब एक एक बात डिटेल में आकर बताएगी। सबको ये बहाना बना दिया था कि इत्ती थक गई थी, रूम में सो रही है। इस वक्त दोनों परिवार डाइनिंग एरिया में बैठे थे, सिवाय इत्ती, आहार्य और मोनी ऋतिक के। तभी राणा सिंह जी भवानी सिंह जी से कहते हैं, हम सोच रहे हैं दोनों फैमिली मिलकर कहीं ट्रिप पर चलते हैं, इससे इत्ती और आहार्य एक दूसरे को और अच्छे से जान लेंगे, फिर आकर हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, जल्द से जल्द इत्ती बेटा इस घर में आ जाए बस। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी पत्नी तेजस्वी सिंह कहती है,
हाँ, इत्ती बिटिया के कदम पड़ते ही हर साल जो होली रूखी सूखी होती थी आज कितनी खुशी से बीती है। यहाँ तक कि आहार्य ने भी इन सालों में पहली बार होली खेली है। बस इत्ती बिटिया जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। कोई कुछ बोलता उससे पहले शिवाय कहता है, अरे ऐसे इतनी जल्दी, अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है, अभी कम से कम 4 से 5 साल रुकना चाहिए और अभी इत्ती का कॉलेज में भी एडमिशन कराना है ना। उसकी 4 से 5 साल वाली बात सुनकर सब उसको अजीब नजरों से देखने लगते हैं। आकाश मानसी के कान में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह छोटी सी भाभी सा के भाई सा भाई और भाभी की लव स्टोरी में नाराज फूफा का रोल कर रहे हैं। मानसी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। प्रकृति शिवाय के पैर पर पैर मारकर सबसे जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, अरे इकलौती बहन की शादी है ना, तो यह उसके दूर जाने के गम में पगला गए हैं। इग्नो हिम, आप लोग डिसाइड कीजिए न कहाँ जाना है। उसकी बात पर भवानी सिंह जी कहते हैं, हाँ इसी बहाने दोनों एक दूसरे को जान लेंगे। वो आगे कुछ बोलते कि आकाश, अरे वो तो एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं आज ना। उसकी बात को बीच में काटते हुए राणा सिंह जी सख्त लहजे में कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती बड़ों की बात बीच में काटते हुए। आकाश कहता है, लेकिन दादा सा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। राणा सिंह जी अपनी लाठी को पटकते हुए, आपकी हर बात गैर जरूरी होती है और खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। आकाश, लेकिन आप लोग भी तो। लेकिन राणा सिंह जी की घूरती नजरें देख उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं और वो मन में सोचता है, अरे खुद तो इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं, बड़े करे तो ठीक वही काम, छोटे करे तो गलत। वाह, और मैं तो बस आज का बता रहा था। भाईसा ने छोटी सी भाभी सा से आगे से कलर लगवाया, लेकिन इन बड़ों को अपनी ही करनी है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शिवाय इत्ती की रूम की तरफ जाने लगता है जैसे वो हर रात अपनी बहन को देखने जाता था। प्रकृति जो उसके पीछे थी, वो जब शिवाय को इत्ती के रूम की तरफ जाते हुए देखती है तो उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि इत्ती तो रूम में थी ही नहीं और अगर यह बात शिवाय को पता लगी तो वो बवाल खड़ा कर देगा। वो शिवाय का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए सोते हैं, इत्ती भी अब तक सो गई होगी। शिवाय उसको अजीब नजरों से देखते हुए, ये तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, हम दोनों हर रात इत्ती को देखने जाते हैं, उसके सोने के बाद आज क्या हुआ। और उससे अपना हाथ छुड़ाकर इत्ती के रूम का गेट खोलने वाला होता है कि प्रकृति उसको पीछे से हक कर सेडिक्टिव वॉइस में, हब्बी चलिए ना आज कुछ वाइल्ड करते हैं। शिवाय के हाथ जो डोर खोलने ही वाले थे वो रुक जाते हैं और वो प्रकृति की तरफ पलट कर उसको घूरते हुए, तुमने भी भांग पी ली थी क्या जो ऐसी बातें कर रही हो, तुम तो हमेशा रोमांस के नाम पर मुझे बोलती थी कि आपको तो यही सब सूझता है। प्रकृति उसके सीने में सेडिक्टिव वे में अपनी उंगली चलाकर, हाँ तो आज मेरा मूड है और लड़कियों की भी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, लेकिन उनका मूड रियली बनता है, टुडे आई विल शो यू माई वाइल्डनेस। शिवाय उसे अपनी गोद में उठाकर, हम माई वाइल्ड कैट आई वॉन्ट टू सी योर वाइल्डनेस, और वो उसको गोद में उठाए अपने रूम की तरफ चल देता है। प्रकृति मन ही मन रोते हुए, इत्ती आज तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी भाभी ने अपनी कुर्बानी दे दी, अब तुम्हारे भाई सा मुझे डायरेक्ट सुबह ही छोड़ेंगे। देखना शादी के बाद जमाई सा तुम्हें बेड से उठने भी नहीं देंगे। मन ही मन वो खुद को कोस रही थी, लेकिन उस टाइम बस उसको शिवाय को रोकने का यही तरीका सूझा था। शिवाय उसे लेकर रूम में चला जाता है और रूम का गेट बंद हो जाता है। इधर मोनी के रूम में मोनी और ऋतिक एक दूसरे को हक करके सो रहे थे, तभी ऋतिका की नींद खुलती है और वो अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने जकड़ा है। वो अपने साइड देखता है तो मोनी थी। ये देखकर उसकी चीख निकलते निकलते बचती है। उसका फर्स्ट रिएक्शन था कि वो अपने कपड़े चेक करता है, उसने कपड़े पहने थे। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है कि उसकी इज्जत सही सलामत है। वो मोनी को उठाता है और उससे पूछता है, आप मेरे रूम में क्या कर रही है। मोनी नींद से उठकर, अरे स्वामी ये तो मेरा रूम है, लेकिन आपकी बात भी सही है, यह आपका रूम भी है, क्योंकि वो गाना है ना जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। ऋतिक चारों तरफ देखता है और जल्दी से बेड से खड़े होकर, आपने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। मोनी बेड से खड़े होकर, अरे मोनी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झूठे इल्जाम नहीं, याद करिए आप ही नशे में मुझे अपनी स्वामिनी स्वामिनी के रहे थे, मेरे प्यारे स्वामी।
ऋतिक को कुछ याद तो नहीं आता, बट मोनी को इतना सीरियस देखकर वो सोचता है कि मोनी सच कह रही है। वो रूम से जल्दी जाने वाला होता है कि मोनी उसके सामने आकर कहती है, अरे अरे, आप मेरी फर्स्ट किस चुरा कर ऐसे नहीं जा सकते। ये सुनकर तो ऋतिक के सर पर दे से बम गिरता है और वो मोनी से पूछता है, क्या कि सच में मैंने आपको किस किया। उसकी बात पर मोनी इतराते हुए कहती है, अरे आपकी बस की कहा, वो तो मैंने किया था। फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, चलिए मैं आपको अच्छे से याद दिलाती हूँ, और गाते हुए, चुम्मा चुम्मा दे दे। उसको अपनी तरफ आता देख ऋतिक जल्दी से रूम के गेट के पास भागता है और गेट खोलते हुए कहता है, यह आपने अच्छा नहीं किया, अगर यही काम में करता, आपके नशे में होने का फायदा उठाकर आपको किस करता तो। मोनी उसको फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, तो होश में आने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा में आपकी किस लौटाती। उसकी बात सुनकर ऋतिक जल्दी से गेट खोलकर रूम से बाहर भाग जाता है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए, यह मोनी मैम भी ना बहुत बेशर्म है। इधर रूम में मोनी हंसते हंसते बेड पर गिर गई, उनके बीच किस विस कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस ऋतिक को परेशान कर रही थी। इधर रेगिस्तान में आहार्य और इत्ती ने डिनर कर लिया था। आहार्य इत्ती के फेस को नैपकिन से साफ करते हुए कहता है, चलो अब घर चलते हैं। इत्ती ना में सर हिलाकर, नहीं, अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर वॉक करेंगे, मैं कभी भी रेगिस्तान में नहीं आई हूँ। उसकी बात पर आहार्य उसे ठीक से अपनी गोद से खड़े करते हुए कहता है, और उसका हाथ पकड़कर रेगिस्तान में चलने लगता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद इत्ती आहार्य का हाथ पकड़कर नीचे खींचती है और अचानक कहती है, मुझे भी किस करना सीखना, कितना मजा आता है ना। आहार्य उसको घूरते हुए कहता है, आया शो। इत्ती एटीट्यूड से, यस आई सम शो। आहार्य नीचे झुककर जैसे ही इत्ती के होंठों पर होंठ रखने वाला होता है, इत्ती उसको धक्का देकर भागते हुए कहती, इतनी आसानी से नहीं मिस्टर हैंडसम, पहले आपको मुझे पकड़ना होगा मुझे सिखाने के लिए। और हंसते हुए भागने लगती है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी और उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आहार्य कहीं नहीं दिखता, वहां अंधेरा भी था। ये देखकर इत्ती रुक जाती है और आहार्य को आवाज लगाते हुए, मिस्टर हैंडसम कहाँ है आप, मुझे डर लग रहा है। लेकिन आहार्य की कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से कहती है, देखिए आप मुझे डराए मत, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो अब बस रोने ही वाली थी कि कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। इत्ती एक सेकंड के लिए डर जाती है। आहार्य उसको अपनी बाहों में और जकड़ते हुए कहता है, मैं हूँ। इत्ती उसकी तरफ मुड़कर उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से मारते हुए, आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। आहार्य को तो कुछ नहीं होता, लेकिन मारते मारते इत्ती के हाथों में जरूर दर्द हो जाता है। फिर वो अपना सर आहार्य के सीने पर रख लेती है। आहार्य उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहता है, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू किस। इत्ती गुस्सा करते हुए, नहीं सीखना मुझे अब कुछ भी, अब मैं गुस्सा हो गई हूँ। आहार्य उसका चेहरा हाथों में लेकर, बट मेरी बीवी की यह विश थी कि उसे किस करना सीखना है, मैं अपनी बीवी की हर विश पूरी करूंगा। इत्ती अपने गाल फूलाकर कहती है, बट अभी आपकी बीवी का मन नहीं है सीखने का कुछ भी, वो अभी बहुत गुस्सा है एंड शी वॉन्ट्स टू पनिश यू। आहार्य उसके गालों को चूमते हुए बेहद दिलकश आवाज में कहता है, सो पनिश मी। आहार्य इस वक्त झुका हुआ था, दोनों का फेस एकदम करीब था। इत्ती उसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। उसे किस करना नहीं आता था, वो बस उसके होंठों को बाइट कर रही थी, लेकिन आहार्य उसे नहीं रोकता, जो वो कर रही थी करने देता है और उसको कमर से उठा लेता है। इत्ती भी अपने हाथों को उसके गले में डाल लेती है और उसके होंठों को बाइट करने लगती है। जब वो थक जाती है तो रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल आहार्य उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर उसे शिद्दत से चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। इत्ती कार में ही सो गई थी। आहार्य उसको अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में अच्छे से सुला देता है और कुछ पल उसको देखकर उसके माथे को शिद्दत से चूमकर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह, एपिसोड 23। यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इस गद्दी के जहांशी की होने वाली बीवी है। अगली सुबह, महल में बहुत चहल पहल थी।
दोनों परिवार लिविंग हॉल में बैठा था, सब में चेहरा पर गुस्से और टेंशन के एक्सप्रेशंस थे। राणा सिंह जी कुछ डिसाइड करते हुए कहते हैं, इस बार इस सभा का फैसला आहार्य करेंगे, वैसे भी वो इस सियासत के होने वाले राजा है, अब उन्हें ही सभा संभालनी होगी। फिर एक नौकर को बुलाकर कहते हैं, जाए और आहार्य को इस बारे में बता दीजिए। और प्रैक्टी, मानसी और मोना को देखकर आप लोग जाकर इत्ती बेटा को तैयार कीजिए। इधर इत्ती के रूम में इत्ती आराम से सो रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता और प्रैक्टी, मानसी और मोना अंदर आते हैं। प्रैक्टी इत्ती को उठाते हुए कहती है, इत्ती उठिए। इत्ती अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर, भाभी सा सोने दीजिए ना। प्रैक्टी इत्ती के फेस से ब्लैंकेट हटाते हुए कहती है, इत्ती आज नहीं, आज आपको जमाई सा के साथ सभा में बैठना है, जैसा कि रिवायत है, क्योंकि आप उनकी होने वाली पत्नी हैं और इस नाते आपको उनके हर फैसले में उनके पीछे खड़ा रहना है। ये सुनकर इत्ती जल्दी उठकर बैठ जाती है और प्रैक्टी का हाथ पकड़ कर कहती है, मतलब कौन सी सभा? मानसी इत्ती के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, भाभी सा, यहाँ एक सभा का आयोजन होता है जिसमें आम जनता अपनी तकलीफ लेकर आती है और राजा उनके हक में फैसला कर उनको इंसाफ दिलाते हैं, और इस बार कोई सीरियस मसला है और भाई सा यहाँ के होने वाले राजा है, तो दादा सा चाहते हैं कि अब की सभी मामलों के फैसले भाई सा ले, और आप उनकी होने वाली पत्नी है, तो इस लिहाज से आपको उनके पीछे खड़े रहना है, जो कि रिवाज है। इस सभा में पूरा जयपुर मौजूद होगा। मानसी की आखिरी बात सुन इत्ती डर जाती है और प्रैक्टी का हाथ पकड़ कर कहती है, नहीं भाभी सा, हम इतना सारे लोगों का सामने कैसे करेंगे, आप तो जानती है ना, हमने कभी इतने सारे लोगों का सामना नहीं किया, हमसे नहीं होगा, सब हम नर्वस हो जाएंगे। प्रैक्टी इत्ती के गालों को सहलाते हुए, ऐसे कैसे नहीं होगा, आप इत्ती सिंह राजपूत है, भवानी सिंह राजपूत की पोती और की होने वाली पत्नी, जिसके नाम भर से सब कांपते हैं, और इस सियासत की होने वाली रानी, और हमारी इत्ती कभी किसी से नहीं डरती। आप जाए, फ्रेश हो जाए, फिर हम आपको तैयार करते हैं। आहार्य सिंह राजपूत। प्रैक्टी की बात सुनकर इत्ती को थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर प्रैक्टी उसको एक लिबास देती है, वो लेकर इत्ती बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है तो सबकी नजर उस पर टिक जाती है। इत्ती ने इस वक्त एक ऑरेंज कलर का राजस्थानी लिबास पहना था जो उसके ऊपर बहुत फब रहा था। इत्ती धीमे कदमों से चलते हुए आती है। प्रैक्टी उसका हाथ पकड़कर उसको ड्रेसिंग के सामने वाली चेयर पर बैठा देती है। फिर तीनों मिलकर इत्ती का साज श्रृंगार करने लगते हैं। प्रैक्टी इत्ती के लंबे बालों को सलीके से एक चोटी कर देती है। मोनी इत्ती के कानों में झुमके और मानसी उसके पैरों में पायल पहनाती है। कुछ देर बाद प्रैक्टी इत्ती के सर पर दुपट्टा डालते हुए उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर कहती है, हाय, किसी की नजर न लगे आपको, आप सच में रानी लग रही है। मानसी और मोनी भी कहती है, हाँ भाभी सा, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही है, जयपुर की रानी सा। इत्ती अपने नजरें उठाकर सामने खुद को मिरर में देखती है तो वो आज बिल्कुल अलग सी लग रही थी। बिल्कुल किसी रानी की तरह। माथे पर राजस्थानी मांग टीका, गले में कुंदन का हार, पैरों में पायल, आंखों में काजल और थोड़ी सी घबराहट। तीनों फिर इत्ती को उठाते हैं और बाहर लेकर चले जाते हैं। इधर महल के पीछे पूरा रेगिस्तान था। वहां पूरे जयपुर की आम जनता इकट्ठा थी और बिल्कुल सामने एक सिंहासन था जो यहाँ के राजा का था, जहाँ पर बैठकर राजा अपनी प्रजा के हक में फैसला लेता था। तभी वहां हलचल होती है। सब साइड में देखते हैं तो सामने से बॉडीगार्ड से घिरा आहार्य आ रहा था। उसके चेहरे पर राजसी रौब था। उसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जिसकी स्लाइव्स फोल्ड थी और उसके सख्त हाथों की नसें साफ दिख रही थी। एक कान में पहना ब्लैक डायमंड स्टड्स जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आहार्य के आते ही सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में आहार्य के लिए बेशुमार इज्जत थी। आहार्य सबको बैठने का इशारा करता है और खुद जाकर अपने सिंहासन पर एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठ जाता है। बाकी राजघराने के लोग थोड़ी दूर की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी वहां किसी के पायलों की छन छन की आवाज आती है। आहार्य की नजरें उस ओर चली जाती है। सामने से इत्ती आ रही थी, उसके साथ मोनी, मानसी और प्रैक्टी थे। इत्ती ने अपना सर झुकाए हुआ था। वो जितना हो सके अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी उसकी घबराहट बढ़ा रही थी।
प्रकृति इत्ती को आहार्य की सिंहासन के पीछे खड़ा कर देती है, जैसा कि सदियों से चलता आ रहा था कि पत्नी पति के हर फैसले में उसके पीछे खड़ी रहती है। और वहां से जाकर प्रकृति सबके पास बैठ जाती है, पर अगले ही पल आहार्य इत्ती का हाथ पकड़कर उसको अपने एक पैर पर बैठा लेता है। ये देखकर हर कोई चौंक जाता है, यहाँ तक कि इत्ती और आहार्य के परिवार वाले भी, और साथ में इत्ती भी। तेजस्वी जी आहार्य से कहती है, आहार्य ये क्या है? इत्ती को आपके पीछे खड़े रहना है, जैसा कि सदियों के चलता आ रहा है कि पत्नी पति के है काम में उसकी सहयोगी बनकर उसके पीछे खड़ी रहती है। आहार्य की नजरें इत्ती के ऊपर थी। वो बिना तेजस्वी जी की तरफ देख कहता है, हाँ तो यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इस गद्दी के जहांशी की होने वाली बीवी है। यानी कि इसका रुतबा यहाँ के राजा से, यानी कि मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि यह मेरी रानी है तो हुआ न इसका हक मेरे साथ मेरे बराबर बैठने का, न कि मेरे पीछे। तेजस्वी जी आहार्य की बात सुनकर कहती है, लेकिन यही रिवाज है जो सदियों के चलता आ रहा है। राजा की जगह इस गद्दी पर है और रानी उसकी सहयोगी बनकर उसके पीछे खड़ी रहती है। इस बार आहार्य उनकी तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, शायद आपको सहयोगी का मतलब नहीं पता है। सहयोगी वो होता है जो आपके साथ आपके बराबर होता है, ना कि पीछे। और रही बात सदियों से चलते आए रिवाज की, तो शायद उन्हें भी सहयोगी का असली मतलब, राजा की रानी होने का असली मतलब क्या होता है, नहीं पता होगा। और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। ऋतिक आहार्य का इशारा समझकर जनता की तरफ देखकर कहता है, जिसके लिए ये सभा रखवाई गई है उसे शुरू किया जाए। जयपुर के लोग अपने इस नए राजा की सोच से खुश थे, लेकिन कुछ पुराने ख्यालात के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके सामने आहार्य सिंह राजपूत था। तभी एक लड़की और एक लड़के को सामने लाया जाता है। लड़की का सर झुका हुआ था और लड़के के चेहरे पर गुरूर था। ऋतिक एक पेपर पढ़ता है और आहार्य और बाकी सबको पढ़कर सुनाता है। ये लड़की निधि है और अभी 20 साल की है और एक कॉलेज स्टूडेंट है, और ये लड़का अंकित, इसने इस लड़की का रैप किया है। ऋतिका की बात खत्म होने के बाद उस लड़की की मां आहार्य के सामने हाथ जोड़कर कहती है, राजा साहब आप फैसले कीजिए कि यह लड़का मेरी बेटी से शादी कर ले, वरना कौन उससे शादी करेगा। आहार्य उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो लड़का अंकित अभी भी घमंड से कहता है, हाँ तो मैं शादी कर लूंगा इससे। इसमें ही घमंड था। इसने मुझे बार बार ठुकराया, ये कहकर कि इसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अगर यह मेरी बात पहले ही मान लेती तो आज इसके साथ यह नहीं होता। अब तो इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना अब ये किसी के लायक नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि आहार्य की आवाज उस पूरी जगह पर गूंजी, तो तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? उसकी आवाज इतनी तेज और सख्त थी कि वहां बैठे सबको अपने शरीर में सिहरन सी महसूस हुई, यहाँ तक कि इत्ती भी डर गई। उसने आहार्य कर हाथ कसकर पकड़ लिया। आहार्य अभी भी सामने सबको देख रहा था, लेकिन उसने इत्ती के हाथ को हल्के से अपने अंगूठे से सहलाया, जैसे कह रहा हो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आहार्य की इतनी सख्त आवाज सुनकर उस लड़के का घमंड और कॉन्फिडेंस लो हो गया। वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ मैं इसके लायक हूँ, बल्कि यह अब किसी के लायक नहीं है। कौन करेगा इससे शादी? आहार्य उसको अपनी सख्त नजरों से देखते हुए कहता है, तुम अब उसके क्या किसी के लायक नहीं रहोगे। और फिर उस लड़की निधि की तरफ देखकर कहता है, तुमने क्यों सर झुका रखा है? तुम कोई मुजरिम नहीं हो क्या? तुम अपने गुनहगार को सजा नहीं देना चाहती? आहार्य की बात सुनकर वो लड़की अपनी बेजान नजरों से आहार्य को देखती है। उसकी नाउम्मीद आंखें जैसे आहार्य को देखकर पूछ रही थी कि क्या यह मुमकिन है। आहार्य की बात सुनकर सब लोगों में हलचल मच गई। उस लड़की की मां आहार्य के सामने हाथ जोड़कर कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? यही चलता आ रहा है कि अगर ऐसा कोई मामला हो तो दोनों की शादी करा दी जाती है। आहार्य अभी भी उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, जो तुम चाहोगी वही होगा, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें इसके साथ शादी करके अपने जमीर को मार देना है या खुद को इंसाफ दिलाकर अपनी नजरों में ऊपर उठना है। उस लड़की की आंखों में हल्की चमक और डिटर्मिनेशन था। वो अपनी धीमी आवाज में कहती है, मुझे खुद को इंसाफ दिलाना है। उसकी बात पर आहार्य ऋतिक को कुछ इशारा करता है। ऋतिका हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद आता है तो उसके हाथ में एक हंटर था। वो लाकर उस लड़की के हाथ में दे देता है।
आहार्य उस लड़की की देखकर कहता है, जैसे तुम्हारी चीखें इसे सुकून दे रही थी, अब इसके चिंखे तुम्हें सुकून देंगी। वो लड़की उस हंटर से बेतरशा उस लड़के को मारने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़का खुद को बचाने के लिए उस रेतीली जमीन पर खिसक रहा था। 2 घंटे बाद वो लड़की रुकती है। इस वक्त अंकित अधमरा हो चुका था, लेकिन उस लड़क के आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर अब एक कॉन्फिडेंस और सुकून भरी मुस्कान थी। आहार्य अंकित के अधमरे शरीर को देखकर कहता है, क्या कहा था तुमने, ये किसी के लायक नहीं है। अब तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। इनफैक्ट तुम तो मर्द कहलाने कहलाने के लायक भी नहीं रहोगे। सब उसकी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहां एक डॉक्टर आता है और अंकित को एक इंजेक्शन लगाता है। आहार्य एक टेढ़ी स्माइल के साथ, मुबारक हो, अब से तुम नामर्द हो। और फिर इत्ती की तरफ देखकर कहता है, और इस लड़की के हक में फैसला मेरी बीवी लेगी। तभी एक बुजुर्ग खड़ा होकर कहता है, माफ कीजिए राजा सा, लेकिन फैसला लेने का राजा का है। उसकी बात सुनकर आहार्य कहता है, ऐसा किस किताब में लिखा है कि फैसले लेने का हक सिर्फ मर्दों का है। और क्या चलता आ रहा था क्या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। यहाँ का राजा मैं हूँ तो नियम भी मेरे होंगे। और जितनी इज्जत आपकी आंखों में मेरे लिए है, उतनी ही इज्जत मेरी पत्नी के लिए भी होनी चाहिए, वरना उनकी उस आंखों को निकाल लिया जाएगा। फिर इत्ती की तरफ देखकर कहता है, अपना फैसला सुनाकर मेरे फैसले और इस सभा को पूरा करो। इत्ती कसकर आहार्य का हाथ पकड़ लेती है और आहार्य उसकी आंखों में देखते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है। इत्ती उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, आप आगे पढ़ना चाहती है। वो लड़की हाँ कहती है। उसकी बात पर इत्ती आगे बोलती है, आप पढ़ लिख कर खुद को काबिल बनाएं। आपकी सेफ्टी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हमारी है। इत्ती के फैसला के बाद आहार्य इत्ती का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। आहार्य के उठने के साथ सब खड़े होकर सर झुका लेते हैं। एपिसोड 24, एक बेहतरीन हमसफर। दिल। अब आगे आहार्य इत्ती को लेकर अपने रूम में आता है। इत्ती का सर नीचे था। रूम में आकर वो इत्ती को गेट से लगाकर उसकी चीन पर अपनी एक उंगली रखकर इत्ती का चेहरा ऊपर करता है तो इत्ती के आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उसके आंसू देखकर आहार्य की आंखें सख्त हो जाती है और वो उसकी चिन पर अपनी हाथों की ग्रिप टाइट कर सख्त आवाज में कहता है, यह आंसू क्यों है तुम्हारी आंखों में। उसके टाइट पकड़ने से इत्ती की आह निकल जाती है। फिर वो मुंह बनाकर कहती है, आपकी वजह से है यह आंसू, और अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो जाती है। आहार्य उसको पीछे से अपनी में बाहों में भरकर उससे कंफ्यूज्ड वे में पूछता है, मेरी वजह से। इस वक्त इत्ती डोर और आहार्य के बीच फंसी हुई थी। इत्ती मुंह फुलाकर कहती है, हाँ तो और नहीं तो क्या, आपने अचानक से मुझे डिसीजन लेने को बोल दिया। मैं वैसे ही इतने सारे लोगों के सामने डरी हुई थी और आपने कहा मैं आपके बराबर हूँ। बट झूठ, आप कितने स्ट्रांग हो, कितने इंटेलिजेंट, आप हर चीज में मुझसे परफेक्ट हो, तो मैं कहाँ से हुई आपके बराबर। आहार्य इत्ती की बात सुनकर उसको अपनी तरफ पलटता है और झुककर उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी एक बात याद रखना, मर्द औरत को मुकम्मल करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे औरत मर्द को मुकम्मल करती है। जब औरत सजती है, संवारती है, तब मर्द उसकी तारीफ करता है, तब वो खुश होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहूँ तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम ये दुनिया जीत सकती हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, जैसे चाहे बन सकती हो। और फिर इत्ती का हाथ अपने गालों पर रखकर आगे कहता है, तुम एक अच्छी हमसफर बन सकती हो, एक बेहतरीन हमसफर। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो, हिम्मत वाली, हौसले वाली, किसी से ना डरने वाली। मेरी चेरी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती एकटक आहार्य की आंखों में देख रही थी। आहार्य का बोला गया एक एक शब्द बहुत भारी था। इत्ती के मुंह से बस इतना ही निकला, क्या मैं सच में आपके लिए परफेक्ट हूँ। आहार्य उसके माथे को चूमते हुए कहता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, यू आर इम्परफेक्टली परफेक्ट फॉर मी। इतना बोलने के साथ साथ वो अपने खुश्क होठों को इत्ती के मुलायम होठों पर रख देता है। इत्ती कसकर आहार्य के उस हाथ को पकड़ लेती है जो उसके गाल पर था। आहार्य धीमे धीमे से उसके होंठों को चूमे जा रहा था, जैसे उसे एहसास दिला रहा वो कितनी खास है उसके लिए।
इत्ती को किस करना तो नहीं आता था, लेकिन वो अपने दांतों से आहार्य के लोअर लिप को जकड़ लेती है और उसका साथ देने लगती है। इत्ती का साथ पाकर आहार्य अपने एक हाथ से इत्ती के बालों में फंसा लेता है और उसे और शिद्दत से चूमने लगता है। वो अपने टंग को स्लाइटली इत्ती के मुंह में घुमा रहा था। वो उसे किस करते हुए ही कमर से उठा लेता है और अपने कदम पीछे लेने लगता है और इत्ती को लेकर बेड पर गिर जाता है। अभी भी दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी, बल्कि और पैशनेट हो गई थी। इत्ती को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो आहार्य के सीने पर हाथ रखकर उसको दूर करने लगती है। आहार्य धीरे से उसके होंठों को छोड़ता है, लेकिन उनके होंठ अभी भी एक दूसरे के बहुत पास थे और इत्ती की तेज चलती सांसें आहार्य के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद जब इत्ती की सांसें नॉर्मल हो जाती है तो इत्ती आहार्य की तरफ देखती है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही आहार्य उसको पलट कर अपने नीचे कर लेता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। एक पल को तो इत्ती समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन अगले पल वो अपने हाथों से आहार्य के कंधों को टाइटल पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और आहार्य की उस पैशनेट किस को फील करने लगती है। वक्त के साथ साथ आहार्य की किस और डीप और इंटेंस होती जा रही थी, जिसका एहसास पाकर इत्ती अपने एक पैर के अंगूठे को बेडशीट पर रब कर रही थी। कुछ देर बाद आहार्य अभी भी इत्ती के ऊपर था और शिद्दत से इत्ती को देखे जा रहा था, लेकिन इत्ती उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, जबकि आहार्य की नजरें इत्ती के हल्के गुलाबी हो चुके चेहरे पर ही थी। जब इत्ती से उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखकर कहती है, ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। आहार्य उसकी हथेली को अपनी आंखों से हटाकर उसकी हथेली को चूमते हुए विदाउट एनी एक्सप्रेशंस कहता है, तुम्हें देखने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इत्ती अपना सर उसके सीने से लगा लेती है। आहार्य पलटकर उसको अपने ऊपर कर लेता है। अब इत्ती उसके ऊपर लेटी हुई थी। इत्ती अपना चिन उसके सीने पर रखकर आहार्य के चेहरे को देखती है। आहार्य भी उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन तभी इत्ती की नजर आहार्य के रूम पर जाती है। वो कल भी इस रूम में आई थी, बट उसने रूम पर ध्यान ही नहीं दिया। इत्ती जल्दी से आहार्य के एब्स पर बैठकर पूरे रूम को एक्सप्लोर करते हुए मुंह बनाकर कहती है, यह आपका रूम है? भला ये भी कोई रूम है? ऐसा लग रहा है किसी डेविल की गुफा हो। कहा मेरा रूम प्रिंसेस जैसा और कहा आपका डेविल जैसा, भला इसमें कोई कैसे रह सकता है। आहार्य का रूम बहुत बड़ा था, बट सिंपल और एलिगेंट था। असल में आहार्य का रूम कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड था। उसके रूम के अंदर ही गेट लगे हुए थे। जैसे उसके रूम के राइट में जिम था, जिसमें बाहर से भी और अंदर से भी जाया जा सकता था, और लेफ्ट साइड डोर से आहार्य की पर्सनल स्टडी रूम में भी अंदर से भी और बाहर से भी जा सकते थे। और बालकनी के राइट साइड एक स्लाइडिंग ग्लास डोर था, जहां बड़ा सारा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जो वहां पर बहुत सारे ब्लैक रोजेस के प्लांट उस जगह को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। बोलते बोलते इत्ती की नजर डे से आहार्य पर जाती है। वो अपनी जीभ दांतों से काट कर वापस से उसके ऊपर लेटकर कहती है, आप मुझे घुरिए मत, मैंने सच ही बोला है, ऐसे रूम में तो कोई कैसे रहेगा भला। तभी इत्ती को मोनी और मानसी की एक बात याद आती है, जो उन्होंने आहार्य से करने को कहा था। उसे डर तो बहुत लग रहा था, बट वो अपने अंदर हिम्मत बटोरती है और अपनी बातों में चाशनी घोलकर आहार्य के कुर्ते से दिख रहे खुले सीने पर अपनी उंगली चलाकर कहती है, वैसे आपका रूम इतना भी बुरा नहीं है, यूनिक सा है, बस थोड़ा डरवाना है, बट मैं एडजस्ट कर लूंगी। उसके अचानक से रंग बदलने से आहार्य की आंखें छोटी हो जाती है और वो इत्ती की उस उंगली को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसको घूरते हुए कहता है, अब कौन सी बात मनवानी है तुम्हें। इत्ती जबरदस्ती हंसते हुए, अरे आप तो कितने अच्छे हैं, मेरे दिल की बात समझ गए। आहार्य इत्ती को घूरते हुए कहता है, साफ साफ बताओ अब कौन सी बात मनवानी है। उसके सीरियस एक्सप्रेशन देखकर इत्ती हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर जल्दी जल्दी बोलती है, वो हमारे घर वालों ने डिसाइड किया है कि दोनों फैमिलीज ट्रिप पर जाएंगे और वो लोग चाहते हैं आप भी चले हमारे साथ, और आपको अब चलना ही पड़ेगा। मैंने सबको बोल दिया, आप पक्का चलेगी तो अब आप चाहे या ना चाहे आपको आना ही पड़ेगा, वरना आपकी वाइफ की नाक कट जाएगी। इतना बोलकर इत्ती अपनी एक आंख खोलकर आहार्य को देखती है। वो अभी भी विदाउट एनी एक्सप्रेशन उसे घूर रहा था। इत्ती जब देखती है आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, तो वो अपनी दोनों आंखें खोलकर थोड़ा ऊपर उठकर आहार्य के गाल पर बैक टू बैक बहुत सारी चिक किस करते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मान जाए ना।
आहार्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर सीरियस होकर कहता है, तुमने मुझसे बिना पूछे सबको बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। इत्ती रोने सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ क्योंकि मुझे लगा मैं बाद में आपको माना लूंगी, लेकिन आप ऐसे घूर कर मुझ मासूम को डरा रहे हैं और वापस से उसके ऊपर बैठकर अपने हाथ अपने सीने पर बांध कर कहती है, हाँ तो मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि मैं डिसाइड कर सकती हूँ और आपको चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और हाँ मैं गुस्सा भी हूँ आपसे, तब तो आपको पक्का ही जाना पड़ेगा वरना मैं मानने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। और आहार्य के फेस की तरफ पीट करके बैठ जाती है। इस वक्त उसका फेस रूम डोर की तरफ था। आहार्य उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने ऊपर वापस लिटाता है। इत्ती का सर आहार्य के शोल्डर पर था और दोनों का फेस ऊपर सीलिंग की तरफ। इस तरह लेटने से इत्ती का पेट हल्का हल्का दिख रहा था। आहार्य उसके पेट पर अपने हाथ रख धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, हम तो अब क्यों नजर है मेरी बीवी मुझसे। इत्ती उसके हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश कर धीमे धीमे सांसें लेते हुए कहती है, ऐसे मत कीजिए मुझे कुछ कुछ हो रहा है। आहार्य उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम्हें आदत हो जाएगी, अब बताओ क्यों नाराज हो तुम। इत्ती धीमे सांसें लेते हुए कहती है, आज मैंने पहली बार राजस्थानी आउटफिट पहना और आपने मेरी तारीफ भी नहीं की है। आहार्य उसको अपने साइड पेट के बल लेटा कर उसके ऊपर आते हुए उसके पीठ पर अपने होंठ रख देता है। इत्ती का रोम रोम सिसक उठता है और वो बेडशीट को कसकर मुट्ठी में भर लेती है। आहार्य उसकी पीठ पर अपने होठों को फेरता है। इत्ती अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि उसकी मधोशी भरी सिसक आहार्य न सुन ले। इत्ती की आंखें शिद्दत से बंद थी। आहार्य उसके पीठ पर ग्लॉसी किस्से करते हुए कहता है, तुम खूबसूरत हो क्योंकि तुम हो मेरी चेरी। इधर रेगिस्तान में सब जा चुके थे। मानसी, आकाश और मोनी धीरे धीरे महल की तरफ जाते हुए बातें कर रहे थे। मोनी मानसी से कहती है, यार भाभी को बोल तो दिया है लेकिन क्या भाभी भाई को मना पाएंगी। अगर भाई नहीं गए तो ट्रिप कैंसिल, क्योंकि उन दोनों के लिए ही है ट्रिप रखी गई है और भाई तो बिजनेस मीटिंग्स के अलावा कहीं जाते ही नहीं है। मानसी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, लेकिन भाभी ने कहा है वो भाई को मना लेंगी, सो बी पॉजिटिव। बोलते बोलते दोनों की नजर आकाश पर जाती है जो अपनी ही दुनिया में गुम था। दोनों उसे हिलाते हुए कहते हैं, भाई साहब कहाँ खोए हुए हो। आकाश खोए हुए ही कहता है, जो आज हमने देखा वो सच था क्या, मुझे पिंच करो। मानसी और मोनी एक दूसरे को देखकर आइवेंट करती है और फिर आकाश के दोनों हाथों पर बहुत तेज पिंच करती है और महल की तरफ भाग जाती है। आकाश तेजी से चिल्लाता है और फिर दोनों के पीछे भागते हुए कहता है, तुम दोनों डायन, इतना तेज नहीं कहा था पिंच करने को, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। और तीनों उसी रेगिस्तान में पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। मोनी मानसी आगे आगे और आकाश उनके पीछे पीछे। आहार्य के रूम में इत्ती आहार्य की तरफ पलटते हुए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, हाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, अब नहीं चाहिए मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट। उसकी नजरें नीचे थी और हल्का गुलाबी चेहरे बड़ा प्यारा लग रहा था। और फिर आगे नजरें झुकाए हुए ही, मुझे अपने रूम में जाना है, अब तक तो सब आ गए होंगे, मैं कैसे जाऊंगी, कितना एम्बरासिंग लगेगा। इत्ती की बात सुनकर आहार्य बेड से खड़े होकर इत्ती को अपनी गोद में उठा लेता है। इत्ती हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए उससे कहती है, अरे ऐसे ले जाएंगे तो मैं किसी को भी फेस नहीं कर पाऊंगी। आहार्य उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और रूम में बने एक डोर के सामने जाता है। और फिर एपिसोड 25, जीजा साले की तकरार। अब आगे आहार्य इत्ती को गोद में उठाकर एक गेट के पास जाता है। असल में वो गेट नहीं, एक पेंटिंग लग रही थी और उस गेट पर लगा एक बटन प्रेस करता है और वो गेट नीचे की तरफ खुलता है। ये देखकर इत्ती चौंक जाती है। आहार्य अंडरग्राउंड सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाता, वहां पर बहुत सारी सीढ़ियां थी जो हर एक गेट की तरफ खुल रही थी। यह सब देखकर इत्ता बहुत हैरान रह गई, उसके लिए ये सब बहुत नया था। आहार्य एक सीधी से होते हुए एक गेट के सामने खड़ा होता है और उस पर पासवर्ड डालता है और वो गेट सीधे इत्ती के रूम में खुलता है। आहार्य इत्ती को लेकर रूम में आता है, पीछे से वो गेट अपने आप बंद हो जाता है और अब वहां गेट नहीं सिर्फ दीवार थी। इत्ती आहार्य की गोद से नीचे उतर उस दीवार के पास जाकर उस दीवार को टच करती है लेकिन वो नहीं खुलता। वो हैरान होकर आहार्य की तरफ मुड़कर कहती है,
क्या आपने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? मतलब अभी हम किसी अजीब सी जगह पर थे और फिर यहाँ एक गेट और अपने गाल को पिंच करके कहती है, इत्ती उठो जाग जाओ। लेकिन उसे अपने गाल पर पिंच करने से तेज दर्द होता है। आहार्य उसके सामने जाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, यह कोई सपना नहीं था, जो कुछ भी तुमने देखा वो सच था। आहार्य की बात सुनकर इत्ती अपना दर्द भूल कर आहार्य के हाथ को पकड़कर एक्साइटमेंट में कहती है, मतलब अभी वो सब सच था? वो नीचे इतने सारे रूम और यह डोर? आहार्य हाँ में सर हिलाता है। इत्ती आगे क्यूरियोसिटी से पूछती है, तो वो इतनी सारी सीढ़ियां कहाँ खुल रही थी? आहार्य इत्ती की बात का जवाब देते हुए कहता है, वो सारे दरवाजे इस महल के हर कमरे में खुलते हैं। इत्ती अपने गालों पर हाथ रख खुद से कहती है, वाह, मैंने तो बस सुना था, लेकिन महलों में तो सच में बहुत से एक्साइटिंग राज होते हैं। तो मतलब सबको उस अंडरग्राउंड एरिया के बारे में पता है? इत्ती की पहली बार सुनकर आहार्य की आंखें ठंडी हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, हाँ, महलों में कई राज होते हैं जिनका अब सामने आने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं हमेशा उन सब का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। इत्ती आहार्य के हाथ को हिलाते हुए कहती है, अरे आप बताएं न, सबको पता होगा ना इस बारे में। आहार्य अपने सेंस में आता है और इत्ती की तरफ देखकर उसकी कमर पकड़कर खुद के करीब कर उसके कान में कहता है, नहीं, अब तक ये बात सिर्फ मेरे और ऋतिक तक थी, लेकिन अब तुम्हें भी पता है। उसकी बात सुनकर इत्ती खुशी से कहती है, वाह, मतलब आपने अपना टॉप सीक्रेट मुझसे शेयर किया? और उसके गाल पर किस कर आगे कहती है, मैं आपका ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर आगे मुंह बनाकर, लेकिन आपने ऋतिक भाई को क्यों बताया? क्या पता वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बता दे से आपने मुझे बताया। फिर सीरियस होकर सोचते हुए, हाँ, हो सकता है। आहार्य इत्ती के गाल खींचकर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो। और उस दीवार के एक जगह पर अपना थंब रखता है और फिर से वो गेट ओपन हो जाता है। इत्ती जल्दी से उसको पीछे से हक करते हुए, आप अपनी बात से मुकरना मत, आपको भी चलना है ट्रिप पर, ठीक है ना? आहार्य इत्ती के हाथ को अपने सीने से हटाकर उसको चूमते हुए बस हम कहता है और वहां से चला जाता है। इत्ती बेड पर जाकर लेट जाती है, क्योंकि जल्दी उठने के वजह से ऊपर से आज वो बहुत तक भी गई थी। वो चुन्नी साइड में फेंक कर बेड पर गिरते ही पिलो को हक करके सुकून से सो जाती है। रात का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे सिवाय इत्ती और आहार्य के। कुछ देर बाद आहार्य सीढ़ियों से होता हुआ ब्लैक कैजुअल क्लोथ्स में बाहर आता है और भवानी सिंह जी के सामने वाली हेड चाय पर बैठ जाता है। एज यूजुअल उसके आसपास की कुछ चेयर खाली थी और बाकी सब उस बड़ी सी डाइनिंग के नदर एंड पर बैठे थे। प्रकृति सबको देखकर बोलती है, मैं इत्ती को लेकर आती हूँ। तभी सबको इत्ती नीचे आती हुई दिखती है। उसने बहुत लूज वाइट टी शर्ट और पिंक कॉलर का लोअर पहना था और बाल ऐसे ही बिखरे हुए थे। उसका चेहरा स्लीपी स्लीपी सा लग रहा था। सबकी नजर उस पर चली जाती है। मेघा जी उसको घूरने लगती है। इत्ती को पता था उसकी मासा उसे घूर रही है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखती, लेकिन मन में कहती है, इत्ती तुम तो गई, अब मदर इंडिया वहां जाकर जमकर क्लास लेंगी। और आहार्य के पास से होते हुए शिवाय के पास जाने वाली होती है, क्योंकि वो हमेशा शिवाय के पास ही बैठती थी और आहार्य के पास खाली चेयर्स को देखकर वहां बैठने का वो कतई सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन वो एक कदम भी आगे बढ़ाती आहार्य उसका हाथ पकड़ उसको अपनी जस्ट साइड वाली चेयर पर बैठा लेता है। ये देखकर पहले तो सब चौंक जाते हैं, बट फिर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब तक सब जान गए थे कि आहार्य सिर्फ इत्ती के लिए बदल रहा है। इत्ती को बहुत शर्म आ रही थी, एक तो आहार्य के पास ऐसे बैठना, ऊपर से वो भी आहार्य ने खुद उसे बिठाया। वो मन ही मन आहार्य को कोसते हुए बोलती है, हिटलर। आहार्य उसको खाना सर्व करते हुए कहता है, सुनाई दे रहा है मुझे? इत्ती चौंक कर उसे देखकर, है आपने कैसे सुना? मैंने तो इस बार आपको नहीं सुनाया, मैंने तो मन में बोला था। आहार्य उसकी बात को इग्नोर कर उसको प्लेट की तरफ इशारा कर कहता है, ईट। शिवाय जो इतनी देर से ये सब देख रहा था, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वही हमेशा इत्ती को खाना सर्व करता था और इत्ती हमेशा उसके पास ही बैठती थी। वो अपनी जगह से खड़े होकर इत्ती के साइड में बैठ जाता है। इत्ती आहार्य और शिवाय के बीच में थी। आहार्य शिवाय को घूरने लगता है, क्योंकि उसके घर वालों की भी हिम्मत नहीं थी यहाँ बैठने की।
शिवाय जब देखता है कि आहार्य उसे घूर रहा है तो वो आहार्य की तरफ देखकर कहता है, जीजा जी बीवी के साथ साले भी फ्री मिलते हैं तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। फिर इत्ती की तरफ देखकर, देखा छोटी तू हमारे पास नहीं आई तो हम आ गए। इत्ती आहार्य को घूरते हुए कहती है, मैं आ रही थी आपके पास ही। उन तीनों को देख सब ना में सर हिला देते हैं और अपना खाना खाते हैं। प्रकृति शिवाय को घूरते हुए मन में बोली, यह अपनी बहन का घर नहीं बसने देंगे। हई जमाईसा ने इतना रोमांटिकली इत्ती को अपने पास बिठाया, इनका बस चले तो ये दोनों की सुहागरात में रूम में जाकर बैठ जाए, इनकी अच्छे से क्लास लेनी पड़ेगी। हम मम आकाश मोनी और मानसी से धीरे से बोला, मैंने कहा था न कि यह छोटी सी भाभी सा और भाई के प्यार की ट्रेन में टूटी हुई पटरी है। मोनी मानसी हाँ में सर हिलाती है। मोनी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ बताओ, जब मियाँ बीवी राजी तो ये क्यों बन रहे हैं बीच में फूफा जी। मैंने सोचा था कि इनको पटाकर अपनी होने वाले स्वामी को जेलस फील कराऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ यह शादीशुदा निकले, वरना मेरी लव लाइफ जो पहले से फुस है और पिचक जाती। इधर तीनों में अलग ही सीन था। आहार्य इत्ती के प्लेट में वेजीज रखकर कहता है, ई चिच्ची तुम्हारे लिए हेल्थी है। शिवाय इत्ती के प्लेट में डीप फ्राइड राइस रखकर कहता है, छोटी वो सब नहीं खाती है, शायद तुम्हें पता नहीं, वो बहुत चूसी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अभी ही मिले हो उसे, मैं बचपन से जानता हूँ उसे। और इत्ती की तरफ देखकर कहता है, छुटकी तू इसे खा। आहार्य अपने दांत पीसते हुए कहता है, इतना डीप फ्राइड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली रात में। इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट और टीनेजर को हेल्थी ही खाना चाहिए। और रही बात जानने की, तो मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। शिवाय भी उसको टशन से देखते हुए कहता है, हाँ बट वो बचपन से कभी नहीं खाती यह सब। आहार्य इत्ती की तरफ देखते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ, हम तभी दिमाग की कमी है। इत्ती गुस्से में आहार्य को देखने लगती है, लेकिन आहार्य की बात सुनकर शिवाय भी फ्लो में बोल देता है, हाँ थोड़ी दिमाग की कमी तो है। इत्ती इस बार शिवाय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। और रही बात दिमाग की, तो आप दोनों से तो ज्यादा ही है मेरे अंदर, और मुझे नहीं खाना आप दोनों का दिया हुआ कुछ। फिर भिंडी की सब्जी उठाकर खुद को सर्व करते हुए कहती है, आज मैं ये खाऊंगी। हाँ, इत्ती की फैमिली इत्ती की तरफ देखती है, क्योंकि इत्ती को भिंडी पसंद नहीं थी और शिवाय और आहार्य की नजरें भी इत्ती पर थी। इत्ती एक बाइट लेती है और डे से ही चबाती है। उसे याद आता है उसे तो भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसने बोल दिया है तो वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए सबकी तरफ देखकर कहती है, वाओ कितना टेस्टी है, मैंने बिल्कुल सही चीज चूज की है। और एक बाइट खाती फिर निगलने के लिए पानी पीती। आहार्य की खाने से ज्यादा नजरें इत्ती पर थी और ये देखकर शिवाय मन में कहता है, हाँ अभी शादी हुई नहीं है और अभी से मेरी बहन पर हक जमा रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो छुटकी हमें भूल जाएगी। थोड़ी देर बाद सबका खाना खत्म होता है, सब उठकर अपने अपने रूम में जाने वाले होते हैं कि शिवाय इत्ती से थोड़ी तेज आवाज में कहता है, अरे छुटकी तू ऐसा कर, आज हमारे साथ सो जा, वैसे भी अनजान जगह पर तुझे अकेले सोने में डर लगेगा और बहुत दिन हो गए हैं हम तीनों ने रात को बातें और मस्ती नहीं की। बड़ों को ये बात नॉर्मल लगती है तो वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। तीन तिगड़ा को दाल में काला लगता है, लेकिन फिर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। आहार्य अपनी तीखी नजरों से शिवाय को घूर रहा था और फिर वो इत्ती के माथे को किस करता है। ये देखकर शिवाय को बहुत जेलसी फील होती है, क्योंकि यह काम वो करता था। फिर आहार्य शिवाय के पास से गुजरते हुए धीमी आवाज में, जो सिर्फ शिवाय को ही सुनाई दे, कहता है, यू विल पे फॉर इट साले साहब शब्द पर जोर देते हुए। इतना बोलकर आहार्य वहां चला जाता है। उसकी बात सुनकर शिवाय बुरा सा मुंह बना लेता है और फिर इत्ती और प्रगति का हाथ पकड़कर रूम में ले जाते हुए कहता है, चलो आज हम लोग पहले की तरह मस्ती और बातें करेंगे। उसकी बात पर इत्ती बोलती है, भाई सा लेकिन कल हमें घूमने जाना है, तो ज्यादा देर तक जागेंगे तो उठ नहीं पाऊंगी मैं। शिवाय उसके सर को सहलाते हुए, कोई बात नहीं तू सोती रहना, हम ऐसे ही तुझे के जाएंगे। तभी प्रगति एक्साइटेड होकर कहती है, हाय जमाई सा कितने रोमांटिक है ना।
उसकी बात सुनकर इत्ती का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, शिवाय मुंह बनाकर कुछ बोलने वाला होता है कि उसकी नजर इत्ती के लाल चेहरे पर जाती है और वो इत्ती के गाल पर हाथ रखकर कहता है, ये तेरा चेहरा क्यों लाल हो गया, तू शर्मा रही है। फिर आगे उसे समझाते हुए, ये सब शर्माना अच्छी बात नहीं होती है, बुरी बात। उसकी बात पर इत्ती और प्रगति एक साथ, भाई सा शिवाय। शिवाय अपने हाथ खड़ा कर कहता है, ऑफ गर्ल्स में गलत तुम सही। और एक एक साइड से दोनों को हक कर लेता है और दोनों भी उसे। रूम में पहुंचकर इत्ती दोनों के बीच में लेटती है और शिवाय और प्रकृति उसके एक एक साइड, वो अपना एक पैर शिवाय पर रखती है जैसा कि उसकी आदत थी। वो तीनों मिलकर अपनी पुरानी मेमोरी ताज़ा करने लगते हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद इत्ती और फिर प्रकृति सो जाती है। शिवाय दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दोनों के माथे को बारी बारी चूमता है, फिर वो भी सो जाता है। इधर आहार्य के रूम में, आहार्य अपने रूम में बेड पर लेटा था। उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था और एक हाथ में वो अपने फोन के वॉलपेपर पर इत्ती की तस्वीर देखते हुए जुनून से कहता है, बहुत जल्द तुम पूरे हक से मेरे पास मेरे साथ इस कमरे में होगी, तब कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। अगली सुबह, आज सबको ट्रिप के लिए निकलना था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।